गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज हिंदी की क्लास ले रहे हैं हम। आपका कुछ भी जैसे कि हिंदी में आपके जो भी टॉपिक हैं, जैसे समास है, संधि है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, का अलंकार, रस, छंद, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम धीरे-धीरे डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखिए आपका यूपी पुलिस है, आरओ है, सभी सीटेट, टेट हर कॉम्पिटिशन में आपका हिंदी का क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जिसमें से क्या है कि कुछ ईज़ी ट्रिक के साथ में आपका हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लेवल पे ना पढ़ना पड़े। हिंदी तो खैर सभी बच्चे पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते चले आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो हमें कॉम्पिटिशन में हमारी वर्क कर जाए, हमें बहुत अच्छे से मार्क्स दिला दे और बहुत कम टाइम में। क्योंकि अब किसी भी कंपटीशन को आप दे रहे हैं या फाइट कर रहे हैं तो आपको पता है कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, लिमिटेड टाइम मिल रहा है। तो उसमें क्या है, हमें खाली क्रीम चीज़ें ही पकड़नी है, वही चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सारे ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर क्या है कि समास है, संधि है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी लेने में भी टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इन्हीं में ही आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं में ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समास। समाज से आपका स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समास क्या है कि सभी को पता है, सभी लोग पढ़ते हैं, तो बचपन से हम लोग हिंदी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद मिलकर ही एक इसका संक्षिप्तीकरण लेके आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब हो गया बहुत छोटा। जो दो या दो से अधिक बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, उनको मिल के हमें छोटा करना होता है। तो मेन जो आपकी, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो जैसे कि लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, वही आपका समास कहलाता है। इसका मेन, छोटे शब्द को आप संक्षिप्तीकरण का रूप भी लिख सकते हैं, संक्षिप्तीकरण भी लिख सकते हैं, और छोटा रूप भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया, छोटा और सार्थक शब्द बनता है, वह आपका समास कहलाता है। अब क्या होता है कि समास हमको पता चल गया क्या होता है। अब दो या दो से अधिक जो हम शब्द बोल रहे हैं, तो होते हैं इनमें दो पद। अब दो पद कैसे होते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका राजपुत्र, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा समासिक शब्द हो गया, ये समास का एक शब्द हो गया। अब इसमें हम बता रहे हैं आपको, जो आपने डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग है कि दो या दो से अधिक पद। तो दो या दो, एक पद ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, तो दो पद हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है इनका, एक होता है इसी में समास विग्रह। समास विग्रह कैसे करते हैं, तो समास विग्रह हो गया आपका राजपुत्र, यानी कि राज को आपने अलग कर दिया और पुत्र को आपने अलग कर दिया, ये हो गए आपके समास विग्रह, ठीक है। अब एक आता है समास का अर्थ, सामासिक शब्द का अर्थ। अब देखिए समास के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद हम आपको जैसे बता रहे हैं, समास है, अब यहां से आपका चलेगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका चलेगा तत्पुरुष समास, फिर आपका आएगा द्विगु समास, द्वंद्व समास, के बाद कर्मधारय समास, और आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब इनका क्या है, हम डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अब इनके भी भेद होते हैं, लेकिन आपको क्या है कि आपके जो भी अभी ओवरऑल जो एग्जाम्स हैं, उनमें आपका इसी से ही पूछा जाएगा, तो हमें बहुत लंबे डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। पहला अब हम ले लेते हैं यहीं से, जैसे कि आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहले तो यहीं से हमें पता चलता है कि अव्ययी भाव समास दे रहा है। अव्ययी भाव समास में क्या है, पहला पद, जैसे अभी आपने समास में पढ़ा कि दो पद की ही सारी कहानी है, समास हो या संधि विच्छेद हो,
सभी में क्या है कि आपके दो पद ही पूछे जाते हैं। तो क्या होगा कि दो पद है यहाँ पे, अव्ययी भाव समास। तो जिसका अव्ययी भाव समास कहलाते ही वही है जिसका प्रथम पद, पहला पद ही अव्यय हो, वही हमारा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। अब इसकी परिभाषा में दे देंगे, जिसमें पहले पद की प्रधानता हो, पहला पद ही अव्यय हो, वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, आप लिखना चाहें, जो बच्चे लिखना चाहें उसको नोट भी कर सकते हैं। हम फिर से रिपीट कर देंगे कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहले पद की प्रधानता हो, वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब अव्ययी भाव समास, अव्यय का शब्द क्या होता है, अव्यय का अर्थ ही होता है कि बिना अर्थ का, यानी अगर इसके साथ कोई दूसरा पद नहीं होगा, इसके साथ अगर कोई दूसरा पद नहीं दिया होगा, तो ये अकेले अपने आप में व्यर्थ है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। यानी इसके लिए आपको कोई ना कोई एक पद होगा ही, तभी आपका अव्यय के साथ में आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं तो आप समझिएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका प्रतिदिन। ठीक है, अब प्रति आपने बहुत जगह देखा होगा, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिहार, प्रतिक्षण, इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, लेकिन सब में कॉमन क्या है, आपका प्रति। सब में कॉमन क्या है, आपका प्रति। इस ये पहला पद आपका कॉमन होगा, बाकी आपके दूसरे पद आपके बदल सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बताए, जैसे यहाँ पे प्रतिफल हो गया, प्रतिक्षण हो गया। अब ये आ जाता है आपका प्रत्युपकार, थोड़ा हार्ड में आ जाता है। इसको भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उपकार, तो भी आपका ये क्या आएगा, अव्ययी में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके, अब इनमें आप देख सकते हैं कि सभी में कॉमन क्या है, प्रति कॉमन है। तो यानी ये जो शब्द है, अब अगर हम इसको हटा दें, ये दूसरे पद को अगर हम हटा देते हैं, तो ये अपने आप में अकेला क्या है, व्यर्थ है। जब तक हम प्रति के साथ में कोई दूसरा पद या दूसरा शब्द नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे लिए प्रति का अर्थ क्या रहेगा, व्यर्थ रहेगा। इसलिए ये क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। तो इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास जो होते हैं उनको पहचानने के लिए बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं और लिमिटेड ही पूछे जाते हैं। उसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि एक जैसे शब्द दिखाई देंगे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला में जो दिया होगा वही आपको पहचानना है। अब जैसे ये प्रति के लिए हो गए, प्रति के एग्जाम्पल हो गए, इसी के अनुसार आपका आता है जैसे बेखटके, बेशरम, बेरहम, बेपर्दा, ये हो गए आपके। अब इनमें क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, बे, सभी में कॉमन आ रहा है। अब अगर के आप ये सब कुछ हटा दीजिए, दूसरा पद पूरी तरह से आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचता है, केवल आपका बे बचता है। तो बे का कोई भी आप अर्थ लगा सकते हैं, कोई अर्थ नहीं लगा सकते। आप निगेटिव वे में अर्थ ले जाइए तो वो अलग चीज है, यहाँ नॉर्मल में आप कोई भी अर्थ इसका नहीं लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपका बे के साथ जितने भी आपके शब्द जुड़े, या बे जहां भी आए, आपका प्रति जहां भी आए, वहां पे सभी क्या हो जाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपका आ जाता है यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य। इस तरह से आपके यथा से रिलेटेड भी बहुत सारे शब्द आपके मिल जाएंगे। अब यथा का अर्थ क्या होता है, यथा का मतलब होता है आपका जैसे। अब किसके जैसे, उसके लिए कोई ना कोई दूसरा पद या दूसरा शब्द होना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि यथा के जैसा मतलब, यथा यानी के जैसा, शक्ति के जैसा, संभव इस हर प्रयास के जैसा, यथा साध्य साध्य के जैसा। यानी कि इनमें क्या है, यथा आपका कॉमन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका कॉमन भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपको पता चल रहा है कि अव्ययी ही है, अव्ययी समास ही है। अब वो कैसे पता चलता है, जब भी किसी भी पद की पुनरावृत्ति होती है, जब भी किसी भी, ये भी आप अपने डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, वो भी आपके क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे होता है कि दिन दिन दे दिया, जैसे प्रतिदिन होता है दिन दिन दे दिया, और दिनानुदिन भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
दिनानुदिन, तो इसमें भी दिन और दिन है, तो दोनों दो दो बार पूछे जा रहे हैं। लाठा लाठी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लाठा लाठी। तो ये भी क्या हो गया, आपका अव्ययी भाव हो गया। अब यहाँ पे एक ही वर्ड का दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर आपके इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो तो है ही, साथ में आपके क्या है, रिपीटेशन वाले, पुनरावृत्ति वाले शब्द भी पूछे जाएंगे, वो सभी भी आपके किस में आ जाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि हो गए आपके भरपेट, भरसक, इनको भी हमेशा और कहीं नहीं रखा जाता है, इनमें ही रखा जाता है, आपके अव्ययी भाव समास में ही रखा जाता है। तो ये सभी आपके अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपके उपसर्ग वाले शब्द, जैसे होता है आमरण, आमरण हो गया, आजीवन, इनमें भी क्या है, अब आ है, अगर आप जीवन हटा दीजिए तो आ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो क्या हो गया, ये आपके ये भी किस पे आ जाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। तो इस तरह से इसके अलावा आपके बहुत अलग से आपके एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते हैं, इतने ही लगभग होते हैं आपके एग्जाम्पल्स, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके अव्ययी भाव समास। अब लगभग सबको आ ही गया होगा, जिसको नहीं आता है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो आपको जैसे कहीं पे भी कोई मिस्टेक आती है तो आप पूछ सकते हैं उसके थ्रू, और हम दोबारा से आपको समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे कि तत्पुरुष समास, लेकिन हम यहाँ पे तत्पुरुष ना लेकर के आपका दिगु ले रहे हैं। तत्पुरुष बहुत लेंदी है, उसको हम नेक्स्ट वाले में हम आपको बता देंगे। जो दिगु है वो थोड़ा सा छोटा है, उसमें हम आपको नेक्स्ट वाले में बता देंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाला ले लेते हैं दिगु समास, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है दिगु समास। बहुत इजी है, इसमें सिंपल सी ट्रिक है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी वे में आपको बताया जा रहा है, बहुत इजी वे में पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आती, कोई क्वेरी आती है, तो आप अभी कमेंट में लिख सकते हैं, या दोबारा उसके बाद क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में हम आपको क्लियर कर देंगे। दिगु में क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं है। अब काउंटिंग आपको मालूम है, जिसने संस्कृत पढ़ी है उसको संस्कृत के बारे में भी मालूम है। संस्कृत में जितनी भी गिनती होंगी, जितनी भी आपकी काउंटिंग आएगी, वो सभी आपके दिगु समास में आ जाते हैं। सिंपल सा तो ये है। बाकी आप जैसे एग्जाम लिख सकते हैं, दिगु समास में डेफिनेशन लिख सकते हैं। जिस समास का प्रथम पद ही संख्यावाची होता है, जिस समास का प्रथम पद ही संख्यावाची होता है, वह आपका द्विगु समास कहलाता है। किसी भी आपका, जैसे कि आप डेफिनेशन की हम बात करते हैं, कई बार होता है क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो उसमें क्या होता है, आपके पद तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है, कभी बोलता है उत्तर पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद में कंफ्यूज नहीं होना है, पहला वाला पूर्व पद, दूसरा वाला उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें उत्तर पद नहीं मालूम है, ये कौन सा नया चीज आ गया, कोई नई चीज नहीं है, वही है सेम। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आपका द्विगु समास में क्या है, प्रथम पद ही संख्यावाची होता है, वही आपका द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके कैसे, अभी जैसे हमने बताया कि आपकी संस्कृत वाली जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, वो सभी आपके द्विगु समास में आ जाते हैं, सभी के सभी। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका चौमासा, चौराहा, त्रिरत्न, पंचमढ़ी, ठीक है, पंचवटी। बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है आपका हो गया जैसे सतसई, ठीक है, दुसूती, ये सभी आपके लगभग एग्जाम्पल होते हैं। अब चौमासा, चार मास, ठीक है, चार मास हो गया आपका। चौराहा, चार राहें, यानी चौराहा आप लोग खुद भी बोलते हैं, चौराहा, तिराहा, वो सभी आपके इसमें आ जाते हैं। फिर आपका हो गया त्रिरत्न, तीन रत्न,
पंचमढ़ी पांचमढ़ी, पंचवटी पांचवटी, यानी कि आपका जो झोपड़ी या घर बोल सकते हैं। सत सही में हो गया। अब यहाँ पे सत लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सात है, सात नहीं, 700। 700 जो चौपाई है बिहारी जी की, उनके लिए दिया गया है, उन्हीं की रचना भी है। तो ये क्या हो गया, सत सही 700 चौपाइयों का समाहार, उसको बोला गया है सत सही। दुसूती, यहाँ पे दो सूती या दो सुत भी कभी कभी पूछा जाता है, दुसूती। सुत मतलब बेटा और सूती मतलब बेटी, तो उसके लिए दिया गया है दुसूती। ठीक है, तो ये इस तरह से, इसमें ये एकदम सिंपल है। आप इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे भी। अब जैसे सबका क्या है, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बताया कि अव्ययी में जो भी आपके एग्जाम्पल कराए हैं उनसे बाहर नहीं आएगा, उतने ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका क्या बचता है, तत्पुरुष, वो हमने जैसे बताया आपका कल नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। द्वंद्व हो गया, कर्मधारय, सबका अलग अलग फंडा ही है, आपका पहचानने का तरीका अलग है। इसमें क्या है, सीधा आपको सिंपल जानना है, अगर कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए और संस्कृत की काउंटिंग दी जाए तो वो सभी आपके आ जाते हैं किसमें, द्विगु समास में। तो ये सिंपल सा है कि पहले ही पद में, जैसे दो पद हो गए तो सत सही, दुसूती, चौराहा, सभी में आप देख सकते हैं प्रथम पद में ही आपकी काउंटिंग पूछी जाएगी, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वाले में हम अगले वाले में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।